हम्म। 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 लाइव ऑन यूट्यूब हो नहीं रहा एक्चुअली, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है। तो ठीक है, शुरू करते हैं, फिर बाद में एक बार देखते हैं। ठीक है, आज ऐसे ही शुरू करते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम। अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः। अश्विन शुद्ध द्वितीया, दिनांक 16 अक्टोबर 2023। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 4, रक्तपित्त चिकित्सा। शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः
सूक्ष्म स्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषत्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् मुझे लग रहा है गो टू मीटिंग ही बेटर ऑप्शन है। ये क्या नाटक चल रहा है इसका। ओके ना। ओके। प्लीहानं च यकृच्छैव तदधिष्ठाय वर्तते स्रोतांसि रक्तवाहिनी तन्मूलानि हि देहिनाम्। तो प्लीहा और यकृत इनको अधिष्ठान करके ये होता है। यकृत जो है स्रोतांसि रक्तवाहिनी तन्मूलानि ही देहिनाम्। तो रक्त व स्रोतस के यही दो मूल स्थान यकृत और प्लीहा, यही दो मूल स्थान है। तो इसलिए ये रक्त जो है वो इनके आधार पर रहता है। अब जनरली दो दो मूल स्थान जो बताए गए हैं उनका क्या महत्व है या उनके अलगता क्या है, विशेषता क्या है, इसके बारे में फंसेलकर का थोड़ा सा कहना था कि एक उत्पत्ति स्थान और एक विनियोग स्थान, इस प्रकार से उसके बारे में सोचना है। और शुक्र व स्रोतस वगैरह वगैरह इसमें ये बात ज्यादा स्पष्ट होती है। तो इसके बारे में भी यकृत उत्पत्ति स्थान और प्लीहा विनियोग का स्थान, इस प्रकार के बारे में सोचा गया था। और शायद इसका मूल कारण इंटीग्रेटेड विचार जो गणेश शास्त्री के थे उसके आधार पर ये हुआ था। क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ये प्लीहा में होता है और इसलिए विनियोग का स्थान वहां पे, और फिर वहां से
रक्त फिर से हीमोग्लोबिन बनना आरंभ हो जाता है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन होते हैं और फिर इससे हीमोग्लोबिन फिर से बढ़ता है। हमारे शास्त्र में यकृत और प्लीहा दोनों रक्त व स्रोतस के मूल स्थान बताए गए हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्मिसीज इसीलिए होता है कि उसका कोई महत्व नहीं रहा, वो जिंदा नहीं रहे अभी, तो उनको नष्ट किया जाता है, लेकिन उसमें से जो हीमोग्लोबिन है वो फिर से वापस लिया जाता है और फिर से नई आरबीसी बनती है। तो यकृत और प्लीहा दोनों से ये यकृत का निर्माण इस प्रकार का होता रहता है। और प्लीहा के बारे में ज्यादा वर्णन है, रक्त यकृत के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है। ये अलग इस प्रकार की बात है। और यकृत प्लीहोदर बताया गया, और उसी प्रकार से यकृत बाल्योदर के बारे में सोचना है, इस प्रकार से बात कही जाती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ज्यादा महत्व प्लीहा को इस प्रकार से दिया गया है। और शोणितम व रसादिभ्य विवृद्धं तम विवर्धयेत, ये जो बात प्लीहा के बारे में बताई गई वो यकृत के बारे में भी लागू हो सकती है। और फिर दूसरे धातुओं के अंश आकर यकृत की वृद्धि होने लगती है, ये बात हो सकती है। तो इसलिए ये दोनों महत्वपूर्ण है हमारे हिसाब में, यकृत और प्लीहा। और आधुनिक विज्ञान में यकृत का एक जो अलग महत्व है, पोर्टल सर्कुलेशन, इस प्रकार की कोई बात है। ये अलगता से हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। वैसे हमारा शरीर और आधुनिक विज्ञान का शरीर या शारीर क्रिया खास करके, इसमें अगर तालमेल बैठता है तो ठीक है, नहीं तो हमें हमारे शरीर के अनुसार चलना चाहिए, वही बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। सांद्रम सपांडु सस्नेहम पिच्छिलम च कफान्वितम। सांद्र, किंचित पांडु, सस्नेह, पिच्छिल, इस प्रकार का अगर रक्त पित्त है, यानी कि जो पित्त बाहर निकलता है रक्त के जरिए इस प्रकार से, रक्त सदृश दिखने वाला, ये कफान्वित है। शावारुणम सफेन च तनुरूक्षं च वातिकम। शावारुण सफेन तनुरूक्ष, ये वातिक है। रक्तपित्तं कषायाभं कृष्णं गौमूत्र सन्निभं मेचकागार धूमाभं अंजनभं चंजनाभं च पैतिकम। तो कषाय इस जैसा, कृष्ण गोमूत्र सन्निभ, मेचकागार धूमाभम। तो कृष्णस्य वस्त्रादयः समरगन्धकादिभिः मसृणीकृतस्य यो वर्णः स मेचकः। तो कृष्ण वस्त्र अगर ससार गंधक इस प्रकार से मसृण कृतक हो गया तो वो मेचक वर्ण हो जाता है। ये देखना करना करके देखना पड़ेगा। ननु पित्तमेव रक्तपित्तम् इत्युक्तं तत्कथं श्लेष्मिकं भवति। उच्यते सामान्य संप्राप्तौ पित्तमेव रक्तपित्तनिवर्तकं निर्वर्तकं यथा सर्वगुल्मेषु वायु, यथा सर्वज्वरेषु पित्तम् आरम्भकं, तदेव यदा उल्बणेन कफेन श्लेलक्षणकारिणा युक्तं रक्तपित्तकरं भवति तदा सामान्य संप्राप्ति संप्राप्तं पित्त उत्सृज्य श्लेष्मणा एव सांद्रत्वादि स्वलक्षण कारिणा व्यपदिश्यते श्लेष्मिकं रक्तपित्तमिति। तो एक अच्छी शंका चक्रपाणि दत्त ने उद्धृत की है कि रक्त से पित्तम इस प्रकार का बताया गया है, तो ये पित्त ही है, तो फिर वहां पे कहा कफ कहाँ से आ गया इस प्रकार से। तो हर रोग का एक स्थायी दोष इस प्रकार का होता है, जैसे ज्वर का पित्त वगैरह इस प्रकार से, और बाकी आनुषंगिक हो जाते हैं। ये एक संप्राप्ति में हिस्सा लेने वाला इस प्रकार का प्रधान है, और बाकी भी इस प्रकार से उसमें हिस्सा लेते हैं। और फिर ये नया हो रहा है, म्यूट हो रहा है बार बार इस प्रकार से, ये नया हो रहा है, मुझे म्यूट कर रहा है।
तो इसके जरिए रोग की संप्राप्ति के बारे में एक बार अलगता से सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। जो माधव निदान मधुकोश टीका में बात कही गई है, यद्यपि पूर्व रूपानंतरम संप्राप्तिर्भवति तथापि सदैव व्यक्तता यातम रूपम इत्यभिधीयते, पहले रूप बताया गया इस प्रकार से। तो पहले ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सा रोग निर्माण होने वाला है। और फिर उस रोग में दोष प्रकार या दोष का अनुबंध किस प्रकार का होने वाला है। तो पहले कौन सा रोग निर्माण होने वाला है ये बात निश्चित होती है। उत्पित्सुरामयो ये न लक्ष्यते, तो उत्पादेच्छु जो उत्पन्न होने की इच्छा रखता है उस प्रकार का जो रोग है, प्रागरूपम येन लक्ष्यते उत्पित्सुरामयो येन दोष उत्पित्सुरामयो दोष विशेषेण नधिष्ठितः। तो इस प्रकार से जिसमें दोष का व्यवच्छेद शुरू में हुआ नहीं है सामान्य पूर्व रूप में, और विशिष्ट पूर्व रूप में जुम्भात्यर्थम समीरणात् पित्तम नयन वरदाहा, ये विशिष्ट पूर्व रूप लक्षण दिखाई देते हैं इस प्रकार से। और फिर रोग की व्यक्ति इस प्रकार के हो जाते हैं, रोग व्यक्त इस प्रकार का हो जाता है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, सिर्फ तुम्हें विजिबल विजिबल नहीं है, बाकी लोगों को भी विजिबल नहीं है। विजिबल झाली आहे, जस्ट झाली। विजिबल है। ओके। और आवाज भी आ रही है। मैंने सुश्रुत ने कल ट्रबल शूट करके देखा था जूम के बारे में। उसने कहा कि कुछ हद तक उसने प्रॉब्लम फिक्स किया है, लेकिन हुआ नहीं है ऐसा लगता है अभी जो स्थिति दिख रही है। और यूट्यूब लाइव हम कोशिश कर रहे थे, वो भी नहीं हो रहा इस प्रकार से। तो बड़ी आपत्ति है इस प्रकार से, अगर प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रहा तो। इस शनिवार तक तो कुछ ना कुछ हल निकालना ही पड़ेगा। रविवार को जो मीटिंग है उसमें बड़ी मात्रा में गूगल फॉर्म आए हैं, और यूट्यूब लाइव के बिना कोई ऑप्शन नहीं है इस प्रकार से। तो ये छोड़कर नहीं तो दूसरा किसी तरीका अपनाना पड़ेगा। एक स्ट्रीमिंग करके है, वो डायरेक्ट सीधा यूट्यूब में चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जूम मालूम नहीं है कितनी तकलीफ की दे रही है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब दोष दूष्य वगैरह इस प्रकार से इकट्ठा आ जाते हैं और फिर रोग की निर्मित होती है, उस रोग का एक अहम भाव होता है, उसका एक स्थायी दोष इस प्रकार का होता है जो पहले हिस्सा लेता है, कि जैसे कि रक्त पित्त में या ज्वर में पित्त ये प्रधान इस प्रकार का रहेगा। पांडु रोग में पित्त प्रधान कुपिता यथोक्त कोप निर्मला, ये बात कही गई है। बाद में जब उसके प्रकार स्पष्ट होने लगते हैं या फिर अन्य दोषों का अनुबंध जिसमें स्पष्ट हो जाता है, तो शुरू में दोषों का अनुबंध उतना स्पष्ट नहीं रहता, में केवल रोग निर्माण हो रहा है ये बात सामने आती है। विशिष्ट पूर्व रूप में विशिष्ट दोषजन्य रोग ये निर्माण होने वाला है ये बात पता चलती है। और फिर प्रकारानुरूप किस दोष का उसमें हिस्सा है ये बात आगे स्पष्ट होती जाती है।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें कौन सा रोग निर्माण होने वाला है ये सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। अभी भी व्यवहार में जब निदान करने की कोशिश करते हैं, डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं, है या नहीं है, मैलिग्नेंट है नॉन मैलिग्नेंट है, ये पहला मुद्दा है। अगर नॉन मैलिग्नेंट है तो चिकित्सा का तरीका अलग रहेगा, अगर मैलिग्नेंट है तो चिकित्सा का तरीका अलग इस प्रकार का रहेगा। और फिर उस रोग की चिकित्सा सूत्र वहां पे लागू हो जाएंगे और उनको लेकर आगे बढ़ना है। तो रोग कौन सा निर्माण होने वाला है ये महत्वपूर्ण बात इस प्रकार की रहेगी। और फिर उसके आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा, और फिर उसमें जो दोषों का अनुबंध होगा उसके आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब वात दुष्ट, पित्त दुष्ट, कफ दुष्ट, रक्त वगैरह के बारे में बात बताते हैं तो वहां अतिदश तंत्र युक्ति से यहाँ का निर्देश करते हैं कि रक्त पित्त में दुष्ट दोष के बारे में जो बताया गया है वही वर्णन बाकी वात दुष्ट, पित्त दुष्ट वगैरह के लिए लागू है इस प्रकार से। तो फिर इस प्रकार का अगर पित्त रक्त है, सांद्रम सपांडुम सस्नेहम पिच्छिलम, तो ये कफ दुष्ट है ऐसा समझकर उसकी भली भांति चिकित्सा करनी है। मैं जो कह रहा हूं कि रक्त के परीक्षण के द्वारा वातजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट रक्त के बारे में सोचे, शुद्ध रक्त के बारे में सोचे, और फिर दुष्ट रक्त के बारे में भी सोचे। जुष्ट और दुष्ट इसमें फर्क है। जुष्ट जो है वो प्राकृतिक कर्म करने वाला इस प्रकार का है, और दुष्ट जो है वो दुष्ट कर्म, रोग निर्माण करना, ये करने वाला इस प्रकार का है। तो हमें चाहिए कि हम इसके आधार पर, ये कफ दुष्ट रक्त है, पित्त दुष्ट रक्त है, इस प्रकार से तो कह सकते हैं लोगों को। कि खास करके पुणे जैसे शहर में जहाँ काफी मात्रा में वैद्य है, एक हम हमारी पैथोलॉजिकल लैब शुरू करते हैं, आयुर्वेदिक पैथोलॉजिकल लैब शुरू करते हैं। शुरू में किसी डॉक्टर की सहायता लेते हुए जिनकी पैथोलॉजी लैब है, उनमें जाकर सिर्फ ऑब्जर्व करना उन पैथोलॉजिकल लैब में। उनके पास तो ब्लड सैंपल आते ही रहते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो बार बार देखने से हमें पता चलेगा कि यार हाँ, इसको कपदुष्ट कह सकते हैं, इसको वातदुष्ट कह सकते हैं, इस प्रकार से उसको नोट करना सिर्फ। अगर हम उसके बारे में कुछ फिजिकल पैरामीटर्स बता सकते हैं तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा, जो कॉमन इस प्रकार के होंगे। जैसे अभी कलोरीमेट्री है कि कंप्यूटर के जरिए काफी कलर्स सामने आते हैं, और जैसे साहिल्स मेथड है हीमोग्लोबिन जज करने की, उस जैसे कलरीमेट्री से हम अगर वर्ण के बारे में सोच सकते हैं, उसके जो बहुत शेड्स है उसके बारे में सोच सकते हैं, तो शायद ये बात बन सकेगी कि ये कृष्ण है, ये कृष्णाभ है, ये पांडु है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, इस प्रकार के बारे में हम सोच सकेंगे। और फिर आगे चलकर वो मरीज किस लिए आया है, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो हम अगर इस प्रकार की लैब को सपोर्ट करते हैं, सभी वैद्य उस लैब को मरीज भेजेंगे अपने, जो भी इन्वेस्टिगेशंस करनी है, चाहे शुगर करनी हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल करना हो,
या D3 B12 करना हो, जो भी है वो इस प्रकार से आयुर्वेदिक कॉलेज मध्ये ही लॅब असतात, तिथे हे असा स्टडी करता येऊ शकेल. लेकिन वहाँ मानसिकता नहीं है लोगों की. जो भी एमडी पैथोलॉजी हुए हैं, निदान हुए हैं, वो अगर उस लैब में काम करते हैं तो पूरा एलोपैथी माइंडेड ही होते हैं, वो आयुर्वेद के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है. इस प्रकार की स्थिति है. अभी चंद लोग हैं इस प्रकार से जो आयुर्वेद ओरिएंटेड इस प्रकार के है. मैंने आईआईएम में ये सुझाव दिया था, बेंगलोर में. वहां पे उनकी लैब है खुद की इस प्रकार की, लेकिन हुआ नहीं. क्योंकि वो उनका जो रोजाना काम है वही उनके लिए ज्यादा होता है. तो ये और कहाँ से करेंगे इस प्रकार से. तो वहां तो आयुर्वेद के ओपीडी से ही मरीज रेफर हो जाते थे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं थी. आयुर्वेदीय निदान अगर उसके साथ में जोड़ा जाए, ये प्रमेह है, पांडु है, जो भी है इस प्रकार से, और फिर वो दोषों की स्थिति को समझते हुए उस संप्राप्ति को समझे, उस दोषों के उन दोषों के कारणों को समझे, और फिर ये दृष्टि है, वात दुष्ट रक्त है, पित्त दुष्ट रक्त है, ऐसा समझकर उसकी कुछ चिकित्सा अलगता से कर सके. तो ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर आयुर्वेद आगे बढ़ेगा. और ये एक बड़ा कदम होगा. हमारे बहुत सारे पैरामीटर सब्जेक्टिव इस प्रकार के हैं, और इसलिए उसको स्टैंडर्डाइज करना मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है. जब मैंने ये बात छेड़ी तो मुझे साइंटिस्ट से रिप्लाई आया कि हमारे यहाँ ब्लड से काफी पैरामीटर्स निश्चित किए गए हैं, उनसे तुम्हारा कुछ ताल्लुक रखता है क्या, ये देखो, और फिर उसके आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करो. मैंने कहा, मैं वातदुष्ट रक्त ये संज्ञा स्थापित करना चाहता हूँ. मैं ये नहीं चाहता कि रहे ये वातदुष्ट रक्त है, इस प्रकार से इसका वातदुष्ट रक्त से तालमेल है. हमारे यहाँ वातदुष्ट रक्त ये एक एंटिटी निर्माण होनी चाहिए, और वो सभी के लिए कॉमन होनी चाहिए. एलोपैथी में लाखों लोगों पर ये ट्रायल्स किए गए हैं और फिर नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है. माशेलकर सर ने एक बार कहा था कि इंटरनेशनल सेमिनार में आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, ये इस शब्द का प्रयोग किया गया. तो वो बड़े प्रसन्न हुए कि आयुर्वेद किसी न किसी तरीके से इंटरनेशनल फोरम पर चला गया इस प्रकार से. लेकिन ये बहुत मामूली शुरुआत इस प्रकार की है. जनरली फिजियोलॉजी एलोपैथी का, आयुर्वेद आयुर्वेद का, दोनों का तालमेल इस प्रकार का लगाने की कोशिश नहीं की गई है. तो अगर हमें इसमें भली भांति काम करना है तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं होगा कि तुरंत ये बात हो सकेगी. अगर किसी आयुर्वेद के कॉलेज में जो एमडी निदान किया है जिसने, और पैथोलॉजी लैब में काम कर रहा है, उसका आयुर्वेदिक ओरिएंटेशन है, और शायद मैनेजमेंट भी उसके फेवर में है, ये काफी मुश्किल मामला होता है. जनरली वैद्य मैनेजमेंट के फेवर में होते हैं, ऐसा नहीं है. तो फिर बात बन सकती है कि इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट वहां पे लिया जाए, और फिर उसके आधार पर आगे इसके बारे में हम काम कर सकेंगे, और कुछ इस प्रकार के पैरामीटर्स डेवलप करेंगे, आयुर्वेदिक पैरामीटर्स,
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स पैरामीटर्स सेट करेंगे कि ये वातदुष्ट कहलाएगा, कलर पैलेट का प्रयोग करके उसमें तरतम भाव, ये विस्कोसिटी वगैरह जो है पिछला है तो भी पीटी आयनआर है, विस्कोसिटी की बात की जाती है। वैसे पिछी मेरा एक कहना है कि सभी गुरुवादी गुण के बारे में अगर हम फिजिकल पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं कि इसके जरिए ये गुरु है, इसके जरिए ये लघु है, या स्निग्ध है, रुक्ष है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से तो काफी आसान होगा। हाँ, लाला बरा वाटतं तुमचं असं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये रिसर्च मॉडल डेवलप होना चाहिए। तो नए पदार्थों के बारे में भी मैं ये सोच रहा हूँ, सोयाबीन, टमाटर वगैरह वैसे लेकर उनके गुणकर्मों की निश्चिति कैसे करनी है। तो अगर गुण हम समझ पाते हैं किसी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के जरिए, तो शायद हम गुणकर्मों की निश्चिति कर सकेंगे, उसके जो कर्म है उसके बारे में निश्चिति कर सकेंगे। तो ये सान्द्रम सपांडु सस्नेहम पिच्छिलम च कफान्वितम रसकफ ESR and CRP related with रक्तपित्त। रसकफ लेकिन मैं चाहता हूं कि एलोपैथी में जो संज्ञा है उसको लेकर नहीं जाना है, हम किसी दूसरे तरीके से अगर इसमें पहुंच जाते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे तरीके से सोचना चाहिए। तो ये बात हो सकती है। सोयाबीन टू मच वातुड़, वेरी हेवी टू डाइजेस्ट। लेकिन ये हम किसी निकषों के आधार पर बताए तो ज्यादा अच्छा रहा है। मैंने कफदुष्ट रक्त की वीडियो ग्रुप पर डाली है, रक्त पांडुवर्ण का दिखता है, बढ़िया। तो इसको कलर पैलेट के जरिए स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करो। यह बात अगर होती है तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और साहिल की मेथड अगर एस्टेब्लिश हो सकती है हीमोग्लोबिन की जांच के लिए, तो ये भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कलर पैलेट के जरिए या बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के जरिए इस प्रकार से, तो ठीक है। शावार्णम सफेनं च तनुरूक्षं च वातिकम। सफेद तो दिखाई देता है, तनु पतला भी रहता है। रूक्ष, ये स्निग्ध और रूक्ष स्पर्श से ज्ञात होने वाले विषय है या दृष्टि से ज्ञात होने वाले विषय है, ये एक अजीब मामला है। सुष्टुचाचार्य ने इस बारे में थोड़ी बहस की है, और उनका कहना ये चक्षुरिंद्रिय से ज्ञात होते हैं इस प्रकार का है। ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। Elements already identified differentially, we have to rename it objectively other than guna.
वी डोंट फाइंड एनीथिंग। लेकिन उसमें क्या है, बहक जाने की संभावना है। कि ये सार को, सीआरपी को देखकर ये रसवर कभी बिगड़ा है इस प्रकार से। वैसे मैं पीटी आईएनआर के बारे में अभी कर रहा हूँ कि आईएनआर अगर एक से काफी कम है तो विस्कोसिटी ज्यादा है, और ज्यादा आईएनआर ज्यादा है तो विस्कोसिटी कम है, या खून पतला है इस प्रकार से। लेकिन इसमें मुझे, मैंने काम नहीं किया है इसलिए इस प्रकार से आगे बढ़ना है। नहीं तो हमारे हिसाब में द्रवता काय बरं रागः, हाँ, रक्त का, प्राकृत रक्त का जो गुणवर्णन इस प्रकार का क्या, विसृता द्रवता रागः, ये जो वर्णन है उसको भली भांति हम फिजिक्स के आधार पर कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। Headache and severe digestive disorders seen in patients using soybean oil. CRP related to pith and globulin प्रोटीन पित्त की स्निग्धता को बताता है। ग्लोबुलिन लेस देन पित्त रूक्ष। कोरिलेशन से एकमत बनना असंभव है, साथ ही यह त्रुटिपूर्ण हो सकता। दोषदुष्ट म्हणजे स्वाभाविकपणे दुष्ट झालेले दोष का नेहमीची कार्य सुरळीतपणे करतात। जुष्ट यानी कि जो प्राकृत कर्म करते रहते हैं, दुष्ट यानी कि बिगड़े हुए दोष, और उन दोषों से बिगड़ा हुआ रक्त, ये बात वहां पे अपेक्षित है। गुरुगुण इज रस कफ इट्स सेडिमेंट्स, so ये सर। सीआरपी इंडिकेट शोफ पित्त रक्त। ओके। तो मैं क्या बता रहा हूं, तुम इन संज्ञाओं में मत अटके रहो। हाँ, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में ये नीचे बैठते हैं, गुरुत्व ज्यादा है तो ये सर बढ़ जाता है, गुरुत्व कम है तो ये सर कम रहेगा इस प्रकार से। तो हम गुरुत्व कहेंगे, हम ये सर नहीं कहेंगे। ये रक्त ऐसा ही रखेंगे जैसे मूत्र के बारे में सांद्र मूत्र, सांद्र प्रमेह, और ये अन्य एक बात बताया गया है सांद्र प्रसाद में इस प्रकार की बात कही गई है। उसी प्रकार उसको सांद्र कहने की कोशिश करेंगे, उसको गुरु कहने की कोशिश करेंगे। ये गुरुत्व ज्यादा है, सांद्रत्व ज्यादा है, इस प्रकार से कहेंगे तो ये सार से या सीआरपी से हमें कुछ लेना देना नहीं पड़ेगा इस प्रकार से। और फिर उसको एस्टेब्लिश करना कि ये सांद्र गुण वाला रक्त है, ये गुरु गुण वाला रक्त है इस प्रकार से, तो शायद बात बनेगी। और हम जो हमारी परिभाषा को सेट करना चाहते हैं, उनकी परिभाषा में हमें नहीं जाना है, हमारी परिभाषा हमें सेट करनी है, और वो इंटरनेशनल होनी चाहिए। तो इसमें काफी बहस होगी, ऐसा नहीं है कि सभी का एक मत होगा इस प्रकार से। लेकिन पहली तो बात यह है कि इस प्रकार से सोचना है, ये भी नई नया तरीका है, ये करने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। तो ऑब्जेक्टिविटी आयुर्वेद में कैसे आए, इसी के बारे में संशोधन होना, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अग्निम जरण शक्तिया परीक्षित बलम व्यायाम शक्तिया वगैरह वगैरह जो बातें बताई गई है, उसमें अगर हम ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स को लाते हैं और उसके आधार पर अग्नि का परीक्षण करते हैं कि खाना रिस्ट्रिक्ट कर दिया, विशिष्ट तरीके से बनाई हुई खिचड़ी यही देनी है, उसके साथ में चाहे
इतना ही देना है द्रव इस प्रकार से। और मात्रा कितनी है ये देखना है इस प्रकार से, कितना खाता है, पचन कैसे होता है, ये अगर देखते हैं तो काफी अच्छी बात इस प्रकार के होगी। और फिर हम कह सकेंगे कि इसका अग्नि मंद है, मंदतर है, मंदतम है, प्राकृत है, तीक्ष्ण है, वगैरह वगैरह जो भी है वो। क्षीर दधी न्यायानुसार रक्तावर काय परिणाम दिसेल हे पाहण्यासाठी इंटर्नशिप चालू असताना रक्त परीक्षा नळीत घेऊन तापवणे, अत्यंत चिवट असा गोळा तयार झाला होता, क्लॉट सारखा नाही, मांस त्वचा जलीय जळल्यासारखा, वास पूर्ण लॅब मध्ये पसरला होता। लेकिन टेस्ट ट्यूब में लेकर इस प्रकार का रक्त को गर्म करना ये किस लिए किया गया? क्योंकि मांसधात्वग्नि की जो क्रिया होती है वो जलाने के लिए नहीं होती है, कन्वर्ट करने के लिए होती है। तो ये उसका रक्त पोषक अंश क्या है ये देखना, और फिर मांसधात्वग्नि किस प्रकार से काम करता है ये देखना। Objectives will be identified through allopathy and then renamed, one for many and many for one in Ayurveda। तुम इस प्रकार से बार बार क्यों सोच रहे हो? टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है। हमें किस तरीके से उसका प्रयोग करना है ये हमें डिसाइड करना है, एलोपैथी को नहीं डिसाइड करना है। जैसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, हमने त्रिस्कंध कोश के लिए, प्रातिपदिक कोश के लिए उसका इस्तेमाल किया। इसमें एलोपैथी का कहाँ कहाँ संबंध है, टेक्नोलॉजी का क्या संबंध है? टेक्नोलॉजी को हमने हमारे तरीके से यूज किया बस, बाकी और कुछ नहीं है। उसी प्रकार फिजिक्स की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे, जैसे जो कि एलोपैथी ने बात की है। वही हम हमारे तरीके से करेंगे, उसमें क्या संदेह की बात है? हमें क्यों एलोपैथी इसके बारे में क्या सोच रही है, उनके क्या पैरामीटर्स है, उसके आधार पर क्या निकष आ रहे हैं और उसको आयुर्वेद से जोड़ने की कोशिश करनी है? ऐसा क्यों करना है? बिल्कुल नहीं करना है इस प्रकार से। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर ये सार है परीक्षण, ये सार का आयुर्वेदीय अन्वयार्थ क्या है ये देखने की अगर कोशिश करते हैं कि सेडिमेंटेशन रेट जाता है इस प्रकार से, तो शायद रक्त में गुरुत्व बढ़ गया है, ये हम सोच सकेंगे इस प्रकार से। लेकिन हमारे यहाँ रक्त में गुरुत्व बढ़ गया है, रक्त में गुरुत्व बढ़ गया है, ये हमने ऐसा ही रखा। शायद ये सार में कुछ परिवर्तन नहीं आया है, फिर भी हमारे हिसाब में रक्त में गुरुत्व बढ़ गया है, ये तो बात हो सकती है। तो हमारी परिभाषा को नहीं छोड़ना है। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी जो परिभाषा है वो विश्व भर में होनी चाहिए कि आयुर्वेद के अनुसार ये वातदुष्ट है, पित्त दुष्ट है, इस प्रकार से। फिर लोग उसके तरीके से सोचने से लगेंगे कि वात क्या होता है, वातदुष्ट क्या होता है, कौन से कारण होते हैं। नहीं तो ये कारणों से ताल्लुक लगाना और फिर उसके आधार पर चिकित्सा कर पाना ये मुश्किल इस प्रकार का हो जाएगा। इसलिए आधुनिक तत्व टेक्निक जो है, टेक्नोलॉजी है, उसको हमें हमारे तरीके से प्रयोग में लाना है। अगर सोनोग्राफी है, पेट स्कैन है, सीटी स्कैन है, अभी हम क्या करते हैं कि उसमें जो नतीजे आए हैं एलोपैथी की दृष्टि से, उनको आयुर्वेद में कैसे समझने की कोशिश करेंगे ये बात देखते हैं। अगर हम हमारे हिसाब में दोष, धातु, मल ये समझने के लिए सोनोग्राफी का इस्तेमाल करना है, पेट स्कैन का इस्तेमाल करना है, इस प्रकार से सोचते हैं, तो शुरू में शायद ये ऐसा होगा कि उनका रिपोर्ट और हमारे पेशेंट्स में
बातें हुई है, जो जानकारी मिली है, उसका ताल्लुक लगाने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से। और शायद मैं ऑरा स्कैनिंग के बारे में, इसके बारे में सोच रहा था कि ऑरा स्कैनिंग में एलोपैथी तो घुसी नहीं है। चाइनीज मेडिसिन ने उसमें काफी इनपुट्स दिए हैं इस प्रकार से। और उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो चाइनीज के आधार पर ज्यादा है, अवयवों से जुड़ा, इस प्रकार का अवयवों से जुड़ना, ये बात फिर एलोपैथिक है। हमारे हिसाब में अगर हम उसको दोष धातु मल से जुड़ा पाएंगे किसी न किसी तरीके से, तो फिर शायद एक बात बनेगी कि ऑरा स्कैनिंग में ये दोष दुष्ट इस प्रकार का आ रहा है, ये धातु बिगड़ा हुआ इस प्रकार का आ रहा है। अवयवों के बारे में भी सोचेंगे, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं सोचेंगे, इस प्रकार के अवयवों के बारे में भी सोचेंगे। फिर भी अवयव हमारे दृष्टि से किस प्रकार का है, शोणितपेन प्रभा फुफ्फुसः और कफशोणितम आसानाम साराजिह्वा प्रजायते वगैरह वगैरह, इन बातों को लेकर हम सोच सकेंगे कि ये किस प्रकार से करना है। मनोज सर ने क्या बोला हिंदी में लिखने के लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। उन्होंने टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेके उसको गर्म किया, तो ये जलने जैसी इसमें बास आने लगी इस प्रकार से, और वो जम गया इस प्रकार से। लेकिन ये किस कारण से प्रयोग किया गया था ये तो मालूम नहीं है इस प्रकार से। ऑरा स्कैन करने के लिए कितना खर्चा लगता है? 3,000 रुपया है अभी का जो रेट है, अभी मालूम नहीं। लेकिन फुल बॉडी स्कैन 3,000 रुपये में हो जाता है। लोणी काढायच्या आधीचे व नंतरचे ताक हे रूपगम्य, स्निग्ध आणि रूक्ष गुण याचे एक उदाहरण म्हणता येईल, अशी चर्चा गुरुकुलमध्ये असताना झाली होती. ओके। सस्नेहम और निस्नेहम, इस प्रकार की बात की जाती है तक्र के बारे में। और सस्नेह, ये जो है वेणुमाधव शास्त्री जोशी का कहना था कि शंख कपर वगैरह की शुद्धि करनी है तो उसमें सस्नेह तक्र का प्रयोग होना चाहिए, ये उनका कहना था इस प्रकार से। तो ये बात ध्यान में रखनी है। जिन चिकित्सकों ने आयुर्वेद सीखने से पहले एलोपैथी अनलन नहीं किया, आगे जाकर उनमें इस प्रकार की दुविधा बनी रहती है, तथा समय के साथ साथ आयुर्वेद संप्राप्ति निर्माण प्रभावित होता। मैंने उत्सुकता से केवल ये करना किया था, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मैं जो बात कह रहा हूं कि फिजिक्स के आधार पर, पैरामीटर्स पर गुणों का परीक्षण अगर हम कर पाते हैं गुरुवादी गुणों का, गुरुमंद हिम स्निग्ध रूक्ष वगैरह वगैरह इस प्रकार से जो है वो, तो शायद एक बात बनेगी। और फिर उसके आधार पर हम द्रव्यों का या शारीर भावों का परीक्षण कर पाएंगे। और आरा स्कैनिंग एक और अलग टेक्नोलॉजी है कि वर्णम आक्रामति छाया भाव प्रकृष्टा प्रकाशते। तो छाया और प्रभा के बारे में अगर हम फिजिक्स के आधार पर सोच सकते हैं इसमें डीप में जाकर इस प्रकार से, तो एक अलग बात इस प्रकार की होगी। और इसलिए अगर हमको आयुर्वेद को विश्व भर में एस्टेब्लिश करना है तो सब्जेक्टिव बात पर चलेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स ही चाहेंगे। केवल ऑब्जेक्टिव पैरामीटर से सभी ज्ञान होगा ये भी मूर्खता है, सब्जेक्टिव कुछ ना कुछ रहेगा इस प्रकार से। फिर भी
जो मूलभूत सिद्धांत वगैरह इस प्रकार के हैं, वो अगर हम ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कफोद्दुष्ट रक्तपित्त में अगर रक्त को सिर्फ एक जगह छोड़ दिया जाए तो वह स्वयं ब्लॉक होने की जगह ग्लू जैसा हो जाता है। ठीक है ना? अब जिनमें स्नानत्व ज्यादा होगा उनमें वो जल्दी होगा, जिनमें स्नानत्व कम होगा उनमें देर से होगा वगैरह वगैरह। इस प्रकार से बात हम कर सकते हैं। तो मेरा फिर से बार बार कहना है कि हम हमारी परिभाषा को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। गुरुमंदे में स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदुस्थिराः गुणाः सूक्ष्म विशदा विंशतिस् विपर्ययाः, ये जो बात है ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर, फिजिक्स के आधार पर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। और फिर वो चाहे शारीर भाव में हो, चाहे वनस्पति द्रव्य में हो, खाने पीने में हो, कुछ भी हो इस प्रकार से, तो उनके आधार पर उनके गुणकर्मों को हम बता सकेंगे। और फिर हमारी आयुर्वेदिक लैब एस्टेब्लिश होगी पूरे विश्व भर के लिए इस प्रकार से। और फिर उसके आधार पर निदान चिकित्सा, ये बातें होती रहेंगी। तो ठीक है, ये बहस काफी हो गई। संसृष्टलिंगम संसर्ग त्रिलिंगम सांधिपातिकम। अगर दो लक्षणों का संसर्ग इस प्रकार का है, दोनों साथ में है तो संसर्ग, और तीनों लक्षणों का इकट्ठा इस प्रकार का पाया जाता है तो सांधिपातिक इस प्रकार की बात होती है। तो मैं मानता हूं कि इस सूत्र को लेकर आगे हमें ज्यादा सोचना है, और कफदुष्ट पित्तदुष्ट वातदुष्ट इस प्रकार के परिभाषा को निश्चित करना है। और जुष्ट एक फिर भी अलग रहेगा कि 175 वातजुष्ट, 175 पित्तदुष्ट जुष्ट और 175 कफजुष्ट इस प्रकार के रक्त का वहन करती है, ये जो बात बताई गई है। तो उसको आगे लेकर चलेंगे, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। एकदोषानुगम साध्यं द्विदोषं याप्यम उच्यते, यत्त्रिदोषम असाध्यंतं मंदाग्निरतिवेगवत् व्याधिभिः क्षीण देहस्य वृद्धस्य अनश्नतश्च यत्। तो साध्यासाध्य के बारे में विवेक कर देते हैं कि एक दोषानुगा अगर है तो साध्य है इस प्रकार का, विदोष जो है तो याप्य मेंटेन करना, इसी प्रकार की बात हो सकती है। खास करके रक्त प्रदर जब होता है, वो रक्त प्रदर है या रक्त अधोग रक्तपित्त है, ये निश्चित करना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो हिस्टेक्टोमी कर दी, यूटेरस निकाल दिया, और फिर पक्वाशय से रक्तस्राव होने लगा, तो ये मतलब है कि ये रक्तपित्त ही था, रक्त प्रदर नहीं था। तो हिस्टेक्टमी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए था इसमें। Ayurvedic lab and revenue generation equation, if works, then only the concept will come in action. Otherwise, individual consultant have to develop their own lab. इसमें मेरा कहना है कि जिस कारण के लिए खून भेजा गया है, चाहे कोलेस्ट्रॉल की बात हो, चाहे D2 वगैरह की बात हो, वो तो देना ही है। इन एडिशन टू दैट आयुर्वेदिक पैरामीटर्स के आधार पर ये देना है। तो एक बार ये डाटाबेस जनरेट होने लगेगा कि इसके साथ में हम एडिशनली आयुर्वेदिक डायग्नोसिस भी दे रहे हैं, क्योंकि पैसा तो हमें वहां से मिलने ही वाला है, ये संशोधन के लिए काम में आएगा। तो फिर नंबर का कशाचे होते, कौन से नंबर? ये तो चालू है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
वॉइस तो है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार की लैब अगर होगी जिसको हम सभी वैद्य सपोर्ट करेंगे और रूटीन एग्जामिनेशन के लिए सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं आयुर्वेद के एग्जामिनेशन के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे, रूटीन एग्जामिनेशन के लिए सपोर्ट करेंगे, वो एलोपैथी की दृष्टि से अच्छी लैब होनी चाहिए, इतना ही है। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग सर्टिफिकेशन was done of all companies honey by a chemistry teacher in lab, and none of the market honey passed the test. All had water content in them, even in Patanjali honey. लेकिन ऐसा है ना, उसमें जो प्रामाणिक थे, जिनका मत शुद्ध ही था, उसमें भी अगर ये पैरामीटर नहीं लग रहे हैं तो पैरामीटर गलत है। हमें कहीं पे तो भरोसा होना चाहिए कि ये मेरे खेत से ही निकाला है, एडिल्ट्रेशन की कोई संभावना नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो डुमरे सर ने दिखाया मत इस प्रकार से, तो 100% प्रामाणिक है। तो उस मत की जांच करते हैं इस प्रकार से, अगर उसमें ये पैरामीटर सही नहीं मिलेंगे तो पैरामीटर्स गलत है। उसमें अगर ये उतर आता है कि ये शहद है तो ठीक है उसके बारे में। तो हमें कहीं भी ये करके देखना चाहिए कि जो लोग ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, उनमें से सैंपल लेके उसके बारे में सोचना इस प्रकार का रहेगा। तो एकदोषानुग अगर है तो साध्य है, द्विदोषम व्याप्यम उच्यते, और त्रिदोष जो है वो असाध्य है। और फिर आगे भी असाध्य के क्राइटेरिया बताए गए हैं। प्योर हनी सप्लाइड नंबर, ओके। हेमंत कुमार डुमरे करके है, जो मधुमक्खियां पालन के बारे में प्रचार प्रसार करते रहते हैं, और उनका जो मत इकट्ठा करने का तरीका है वो बिल्कुल अच्छा है। केवल दुपदरी वस्त्र इस प्रकार से लेकर फिल्टर कर लेते हैं, गर्म करने की भी बात नहीं है, और फिर बॉटल कर देते हैं। तो ये काफी अच्छा तरीका इस प्रकार का है। तो देखते हैं, वो ओतूर में रहते हैं, पुणे में कभी कभी आते हैं इस प्रकार से। हमने उनसे ये शिक्षा पाई थी, मधुमक्खी का पालन की इस प्रकार से। और सातमाहा का मध अच्छा है, कंपनियों में जो आज मिलता है वो सातमाहा का मध अच्छा है। उन्होंने अपनी खुद पेटियां जंगल में रखी है और वहां से नेचुरल मध इकट्ठा करते हैं। ये आळंदी में है, मैं भी सोच रहा हूँ सातमाहा एक बार देख के आए, इस प्रकार से नजदीक है यहाँ से। तो कोशिश करेंगे इस प्रकार से। तो ठीक है, द्विदोषम व्याप्यम उच्यते, त्रिदोषम असाध्यंतन मंदाग्ने रते वगैवते, बाकी भी तरीके से ये असाध्य इस प्रकार के हैं। तो कल इसके बारे में बहस करेंगे। और मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि ये बार बार मुसीबत आ रही है, तो इसमें तो यूट्यूब लाइव तो जाना मुश्किल होगा। उस दिन भी अगर रविवार के दिन भी ये कार्यक्रम इस प्रकार का होगा तो काफी बिगड़ जाएगा ऐसे भी। तो कुछ अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा। Which things we expect that can be assessed in lab, those not assessed by clinical? In Shukra Pariksha, Mala Pariksha, we get different perspective in treatment by self-examination in the Rakta, how it will change clinical diagnosis. जब तक हम करेंगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा, करने के बाद पता चलेगा। तो देखना है और टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है, तभी ये बात होगी इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां
श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम् ओम शांति शांति शांति। ऐसी लैब वैद्य अपने क्लिनिक में खोल सकते छोटे लेवल पर। मैंने भी सोचा था, जैसा एलोपैथी में अस्पताल में अटैच होती है मैंने सोचा था इस प्रकार से, लेकिन मैं मेरी प्रैक्टिस में इतना व्यस्त हूँ कि इसके लिए और समय देना, एनर्जी देना, ये काफी मुश्किल मामला हो रहा है। ठीक है, ये रविवार के बारे में एक बार फिर से विज्ञापन दिया जाए। सभी से अनुरोध है कि अपने अपने मरीजों तक ये मैसेज फैलाते रहे। जितने ज्यादा लोग इसमें जुड़ जाएंगे उतना अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।